आज का जो हमारा टॉपिक है वॉर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पर उतना ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। ना तो आपको इस पर कोई इतने अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, ना तो मीडिया में इस विषय पर डिस्कशन की जाती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी मुझे लग रहा है क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन या फिर यू नो थ्रो लाइट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एनवायरमेंट। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको, so you should be able to give facts and figures. You should be able to demonstrate your in-depth understanding about this particular question, this particular topic. तो आज की डिस्कशन में आपको इस पर एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा मेरा आज का यहाँ पर एक प्रयास है। जब भी हम युद्ध की बात करते हैं, जब भी वॉर की बात आती है, तो ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे जियोपॉलिटिक्स। अभी ईरान, यूएसए, इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अब वेस्ट एशिया का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, अलग-अलग जो ग्रुप्स बने हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं, आसियान एंड देयर आर सो मेनी अदर ग्रुप्स, क्वाड। तो इन पर इस युद्ध की क्या इम्पैक्ट आएगी? तो ये जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई बात हो गई। फिर ह्यूमन टोल पर भी काफ़ी ज़्यादा डेटा पिरोसा जाता है, काफ़ी सारा डेटा भी है। इसी के साथ हमेशा इकोनॉमिक लॉस को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है कि कितना नुकसान हुआ, यूएई का कितना नुकसान हुआ, ईरान का कितना नुकसान हुआ, राइट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बहुत सारे आंकड़े अवेलेबल हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट थिंग, बट यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये तभी पॉसिबल हैं जब हमारी इकोलॉजी जो है वो बराबर हो। अगर इस पृथ्वी पर सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, इज़न्ट इट? पूरी दुनिया फिलहाल स्ट्रगल कर रही है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को रखें, और हम सब पर किसी ना किसी प्रकार की पाबंदियाँ डाली जाती हैं, राइट? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कुछ चीज़ें आप खरीदेंगे तो उसमें एनवायरमेंटल टैक्स है, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई है। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हर एक क्षेत्र पर ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। लेकिन मिलिट्री का जो इम्पैक्ट है, इसको एक लंबे समय से निग्लेक्ट किया गया है। आज हम इसी विषय को और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जब भी क्लाइमेट की बात आती है, मेन स्ट्रीम क्लाइमेट डिस्कोर्स जो है, ये इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर डालता है कि आप ग्रीन प्रोडक्शन कीजिए। ग्रीन प्रोडक्शन इन द सेंस कि आपका जो प्रोडक्शन की पूरी सिस्टम है, ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये ग्रीन और क्लीन होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। हर एक पर किसी ना किसी प्रकार की रोक लगाई गई है, किसी ना किसी प्रकार के ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, डूज़ एंड डोंट्स वाले। लेकिन जब बड़े-बड़े शहरों को जलाया जाता है, युद्ध के दौरान ऑफ कोर्स, तो इस पर किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन या फिर इसको इन चीज़ों को पूरा एक्सक्लूड किया गया है, राइट? मिलिट्री कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, इस पर भी किसी भी प्रकार की रोक जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। इफ यू गो थ्रू ग्लोबल एमिशन स्टैटिस्टिक्स, देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट मीन्स आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा आज। आई एम गोइंग टू शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विद यू। पूरी दुनिया में जो मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाता है, हम सिर्फ एक ही मिलिट्री का एग्जांपल लेते हैं और बाकी का जो है उसका एक आप अनुमान लगा सकते हैं। यूएसए की अगर बात करें, तो यूएसए के लगभग 150 जितने मिलिट्री बेस हैं इस पूरी पृथ्वी पर। तो वहाँ पर जो उनकी सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके फाइटर जेट्स एंड उनकी हमर एंड उनकी दूसरी ऐसी कार्स एक्सेट्रा ट्रक्स, ये सारी चीज़ें जो फ्यूल कंज्यूम करती हैं, इसी के साथ जो वेपन्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने में और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में जो लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर
ये सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें, सिर्फ यूएसए की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आप दुनिया की सारी मिलिट्रीज़ को इसमें कंसिडर कीजिएगा। तो पूरी दुनिया की जो मिलिट्री हैं, ये टोटल ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है, उसमें 5.5% का कंट्रीब्यूशन मिलिट्री का होता है। 5.5%, दिस इज़ अ बिग नंबर। और अगर आप दुनिया की सारी मिलिट्रीज़ जो हैं, उनको एक साइड रख दें, उनको एक देश के तौर पर अगर आप देखें कि वो कितना एमिट कर रहे हैं, तो इनका रैंक कितना है पता है? 4th रैंक आता है, 4th रैंक। नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलिट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ पर मैं जो नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करने वाला देश है। नंबर 2 पर आता है यूएसए, नंबर 3 पर आता है हमारा देश भारत, और नंबर 4 पर अगर आप दुनिया की सारी मिलिट्रीज़ को एक देश के तौर पर देखें, तो रैंक 4 पर है ग्लोबल मिलिट्रीज़। सो यू कैन इमेजिन कि कितना कार्बन एमिशन जो है वो हो रहा है। लेकिन क्या आज तक कभी आपने ऐसा सुना कि कोई ऐसी अलग से ट्रीटी बनी, कोई अलग से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने कि ग्लोबल मिलिट्रीज़ या फिर दुनिया की अलग-अलग देशों की जो मिलिट्रीज़ हैं, उनको और ज़्यादा ग्रीन बनाया जाए? अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, उसमें मिलिट्री पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। By the way, if you don't know what Kyoto Protocol is, I want you guys to, do a little bit of research on this thing. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएँगे, टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। ऑफ कोर्स इनको अलग से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, एंड आई एम श्योर उस पर बहुत सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप इनको देख लीजिएगा, आप इनको समझ लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। इसी के साथ पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मिलिट्री का जो फ्यूल कंजम्पशन है, मिलिट्री का जो कार्बन एमिशन है, इसको रिपोर्ट करना जो है ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जो थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन लगभग सारे देश जो हैं, वो सारी डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। कुछ देश जो शेयर करते भी हैं, वो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स ही शेयर करते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ये चीज़ बताई जाती है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो हम सारा डेटा जो है वो शेयर नहीं कर पाएँगे। तो इसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें नहीं मिलती है। अब अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, जिन-जिन जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो इसमें अगर हम इज़राइल और गाज़ा की बात करें, तो अभी तक इस युद्ध की वजह से 31 से लेकर 32 मिलियन टन्स CO2 एमिट हुआ है। अगर आप रशिया यूक्रेन का आंकड़ा देखें, तो इट इज 230 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन, राइट? ये 230 मिलियन टन्स कितना है पता है? कुछ यूरोप के देशों को आप इकट्ठा कर ले, उससे भी ज्यादा एमिशन जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है, राइट? और यूएस इजराइल ईरान का जो अभी युद्ध चल रहा है, तो इस पर अभी कोई आंकड़ा जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं। हार्डवेयर यानी कि कुछ मीन्स वी कैन हैव डेटा ऑन टैंक्स, ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट? ऐसे कुछ है, लेकिन वी आर जस्ट गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, राइट? वन ऐसा एक सैंपल सर्वे करेंगे सिर्फ एक चीज का, F-35 लाइटनिंग 2 जेट। ये फाइटर जेट है यूएसए का, काफी न्यूज में भी था। ये जो फाइटर जेट है दोस्तों, ये 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम करता है पता है? 5,600 लीटर्स। यस, 1 घंटे के अंदर 5,600 लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है। और 1 लीटर जो है, 1 लीटर फ्यूल इसका, ये 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो 1 घंटे की इसकी जो फ्लाइट है ना F-35 की, ये 14 टन, यस 14 टन CO2 एमिट करता है, ये सिर्फ एक फाइटर। जस्ट इमेजिन के युद्ध के दौरान कितने सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़ते हैं, कितने सारे ड्रोन्स उड़ते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप इसी चीज को समझना चाहें, सिर्फ एक फाइटर जेट की यहां पर बात हो रही है। ये F-35 फाइटर जेट जो है, इसको अगर आप इंसानों के साथ कंपेयर करें, हमारे देश के लोगों के साथ कंपेयर करें, तो ये जो हमने आंकड़ा देखा ना, ये 7 सालों के अंदर 7 साल लगेंगे एक एवरेज इंडियन को इतना एमिशन में।
क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो लगभग 2 टन पर ईयर ऑन एन एवरेज एक इंडियन जो है वो एमिट करता है, राइट? तो यू कैन इमेजिन, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो एक साथ ऑपरेट करते हैं, और अगर आप नेवल फ्लीट को इसमें ऐड कर दें, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड योर फ्रिगेट्स एंड व्हाट नॉट, तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा एमिशन जो है वो मिलिट्रीज के द्वारा किया जाता है। फिर जब शहरों को तबाह किया जाता है, बड़े-बड़े बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते हैं, तो इसकी वजह से पैदा होता है ब्लैक कार्बन। और ये ब्लैक कार्बन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये सनलाइट को काफ़ी एफिशिएंटली एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। कंपेयर्ड टू CO2 ये और ज़्यादा हीट पैदा करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, और इसकी वजह से जो स्नो और आइस मेल्टिंग जो है ये और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। सो दिस आर द थिंग्स, राइट? अब लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज की बात करें, ऑफ कोर्स युद्ध के साथ, युद्ध की वजह से तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। चेक आउट द फॉरेस्ट रीजन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। तो कितने सारे फॉरेस्ट, कितने सारे वेटलैंड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। हमने ये भी देखा कि पानी में जहर छोड़ा जाता है। तो मीन्स वी कैन गो ऑन एंड ऑन ऑन दिस टॉपिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट बड़ी-बड़ी चीज़ों की बात करें तो फॉरेस्ट और वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। युद्ध की वजह से एग्रीकल्चर और लैंड इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं वो बर्बाद हो जाती है, और इस ये सारी चीज़ों की वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बर्बाद हो जाता है, या फिर इम्बैलेंस इकोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। अब लेट्स से युद्ध खत्म हो गया, अब क्या? अब तो कार्बन एमिट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। युद्ध के बाद होता है रिकंस्ट्रक्शन का काम। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसका भी एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जब आप तोड़ देते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में 30 मिलियन टन जितना CO2 जो है वो एमिट होता है। बिल्डिंग्स, शहरों को फिर से बनाने के लिए यू नीड स्टील, और स्टील इंडस्ट्री, स्टील का जो प्रोडक्शन होता है, तो आई एम श्योर यू नो कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी गज़लिंग इंडस्ट्री है। स्टील प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। सीमेंट, डू यू नो, जो सीमेंट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, इट एड्स 8%, या फिर इसका जो शेयर है इन CO2, ग्लोबल CO2 एमिशन, इट इज़ 8%। तो यू नीड मोर सीमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट गाज़ा रीजन, यू नीड मोर सीमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट योर ये यूक्रेन वाला जो रीजन है, या फिर रशिया वाला जो रीजन है। यू नीड मोर सीमेंट फॉर योर दिस ईरान और आजू बाजू के जो क्षेत्र हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो युद्ध के बाद भी ये जो इसकी इम्पैक्ट है ना वो चलती रहती है। तो यहाँ पर हमें एक मोरल पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि हमें ये कहा जाता है कि आप कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो कम कीजिए। हमें कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज़र्व कीजिए, कम गाड़ियाँ चलाइए, कम मोटरसाइकिल्स चलाइए, राइट? और मिलिटरीज़ जो हैं इनको एमिशन में एक लाइसेंस दिया गया है, राइट? लाइसेंस टू एमिट उनको दिया गया है। सो इसको तभी रोका जा सकता है, इसका एक सॉल्यूशन जो है वो ये है कि जो, जैसे हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे हमने देखा पेरिस एग्रीमेंट, तो ऐसे जो बड़े-बड़े माइलस्टोन्स हैं, इस प्रकार के जो बड़े-बड़े एग्रीमेंट्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएँ, इनमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ऐड की जाए, या फिर अलग से कोई प्रोटोकॉल, अलग से कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए, एग्रीमेंट बनाया जाए, जिनसे हम युद्ध की वजह से होने वाला जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो डिग्रेडेशन है, जो इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या फिर इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इनको रोकने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं। डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।